दोस्तों विशेषकर ऐसे श्रोते के लिए बनाया गया है जो टाइम कैसे पढ़ते हैं अर्जुन का विषय हिंदी। और आज वीडियो में आपको जो है चैप्टर 19 से आपके लिए मैं जरूरी सवाल है आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको करूँगा क्या कि आपको जो चैप्टर है इसके बारे में आपको बताऊँगा पहले कि चैप्टर की कहानी क्या है। इसके बाद में आपके लिए मैं जरूरी जो सवाल बनते हैं, सवाल तो वैसे देखा जाए बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं आपको नहीं कराने वाला। जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही कराऊंगा। इसके अलावा देखा जाए आप बाकी क्वेश्चन की तैयारी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको पहले बताऊंगा पहले आपको उनकी तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चैप्टर की जो कहानी है उनको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखा जाए चैप्टर ना हमारा बनता है शतरंज के खिलाड़ी बनता है, और जो कि लिखी है हमारे यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने। तो बहुत पुरानी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, और अगर आज के समय के मुकाबले कंपेयर की जाए तो बिल्कुल सही बैठती है। क्योंकि आज में देखा जाए कई लोगों को देखा जाए क्या है, गेम है, मोबाइल गेम है या कोई भी ऐसा खेल है, उसकी एक बार क्या होती है उनको लत लग जाती है, और लत लगने पे क्या होता है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है आगे चल के। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में यही बताया है कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, उन दो व्यक्तियों का क्या बुरा हाल होता है शतरंज खेल को लेकर वो बताया गया है यहाँ पर। और साथ में देखा जाए और को भी क्या नुकसान होता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको स्टोरी क्या है सुनाता हूँ मैं आपको उसके बारे में। प्रेमचंद की कहानी शतरंज खिलाड़ी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से है। यह जमाना वाइज अली शाह का था। लखनऊ भोग विलास में डूबा था। कहीं चौसर बिछी है तो कहीं शतरंज गंजीफा ताश खेले जा रहे हैं। कुछ लोगों को वहम हो गया था कि इनसे बुद्धि तेज होती है। राजा और रंक, रंक यानी कि जो भिखारी होता है उसे रंग भी कहते हैं, इसी दोनों में मस्त थे। हालत यह थी कि फकीरों को अगर भीख मिलती तो उससे रोटी ना खरीद कर नशे की चीजें खरीदते थे। मिर्जा सजद अली और रोशन अली दोनों ज़्यादा वक्त अपनी बुद्धि तेज करने के में बिताते थे। वे भी अपनी गलत फहमियों के शिकार थे कि शतरंज खेलने से बुद्धि तेज होती है। दोनों के पास बाप दादों की अच्छी जागीरें थी। खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी। सुबह होते ही दोनों दोस्त नाश्ता पानी कर शतरंज की बिसात बिछा देते थे। मोहरें सज जाती थी। दाव पेच शुरू हो जाते थे। इसके बाद दोनों में से किसी को फिक्र नहीं रहती थी कि दुनिया भी है। यह तक खाने पीने की इन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। खाने के लिए आवाज दी आती थी, दोनों अनसुनी कर देते थे। इस खेल से मिर्जा की बेगम जला करती थी। मौका मिलते ही उनसे लड़ने भिड़ने से बाज नहीं आती थी, पर उसे इसका मौका बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि इससे उठने से पहले ही दोनों दोस्त अपना खेल शुरू कर देते थे और उसके सोने के बाद तक बाजी बिछी रहती थी। देर रात कहीं मिर्जा जी घर आते थे। एक दिन बेगम के सर में दर्द था। उन्हें नौकर के हाथों मिर्जा साहब को खबर भिजवाई कि जाकर हकीम से दवा ले आए। मिर्जा साहब खेलने में जुटे थे। अभी आते हैं कहकर दिया पर आए नहीं। मिर्जा को यह डर था कि कहीं बेगम का दर्द सुनने जाऊं और मीर मोहर इधर उधर कर दे। जब मीर साहब इस पर अड़ गए कि जब तक तुम बेगम का हालचाल जानकर नहीं आओगे तब तक मैं नहीं खेलूंगा, तब जाकर भीतर गए। मिर्जा निकले तो घर से हकीम की से दवा लेने के लिए थे, पर पहुंच गए मीर के घर। वहां जाकर तय किया कि अब शतरंज मीर साहब के घर खेली जाएगी। अब शतरंज मीर साहब के घर बिछने लगी। रोज नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते और नई नई व्यूह रचना की जाती। कभी कभी खेल में तू मैं भी होती थी। कभी ऐसा भी होता था कि दोनों एक दूसरे से नाराज होकर चले जाते थे, पर अगली सुबह फिर आकर जम जाते। एक दिन दोनों दोस्त शतरंज खेल रहे थे। अचानक घोड़े पर सवार एक बादशाह फौज का सिपाही आया और आते ही मीर साहब को पूछा। मीर साहब के तो होश उड़ गए, और यह अचानक मुझे क्यों तलब कर लिया। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकर से कहलवा दिया कि कह दो साहब घर पर नहीं है। नौकर से सवार यह कहकर चला गया कि वह कल फिर आएगा। उसे काम भी बता गया कि शायद युद्ध के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं।
इसमें भर्ती के लिए उन्हें बुलाया गया है। इस सूचना से मीर ही नहीं मिर्जा भी घबरा गए। दोनों दोस्तों ने सवार के पैगाम से बचने के लिए एक ही रास्ता निकाला कि घर पर ही ना मिला जाए। इसलिए शतरंज गोमती नदी किनारे वीराने किनारे पर खेली जाए। दूसरे दिन से दोनों दोस्तों मुंह अंधेरे ही घर से निकल पड़ते, मकल में दरी दबाते और एक पुरानी मस्जिद में जाकर शतरंज खेलते। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदिरा आदि ले लेते थे। फिर खेलने बैठते तो दीन दुनिया की कोई खबर नहीं। इधर देश की राजनीतिक हालत बिगड़ती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की ओर बढ़ने लगी। शहर में हलचल मची थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों की ओर चले जा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों को कोई चिंता नहीं थी। वे घर से आते तो गलियों से निकल कर आते ताकि कहीं कोई राज्य कर्मचारी उन्हें पकड़कर फौज में भर्ती ना कर दे। एक दिन दोनों दोस्त मस्जिद के खंडर में बैठे शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें मात पर मात दिए जा रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर कब्जा करने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। इस पर मिर्जा ने लापरवाही से कहा कि आने दो, आप अपनी किश्त बचाए। मीर उन्हें बता रहे थे कि 5,000 सिपाही है, तोप खाना भी है। उनकी सूरत देखकर ही डर लगता है। मिर्जा कह रहे थे कि बहाने मत बनाइए, चक में किसी और को देना, यह किश्त। इस पर मीर बोले, कुछ इसकी भी खबर है कि घर कैसे जाएंगे। मिर्जा बोले, जब घर जाने का वक्त आ जाएगा तब सोचा जाएगा, बस अब यह शय में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का वक्त था। बाजी फिर बिछ गई। दोनों महानुभाव फिर शतरंज खेलने लगे। 4 बजे का घंटा बज गया। फौज के आने की आहट महसूस हुई। नवाब वाजिद अली पकाओ को पकड़ लिया गया। सेना उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जा रही थी। शहर में कोई हलचल भी नहीं थी। बिना किसी का खून बहाए लखनऊ का नवाब हार गया। नवाब बंदी होकर जा रहा था और लखनऊ अय्याशी में शामिल था। यह राजनीतिक पतन का एक चरम सीमा थी। सेना बादशाह को लिए हुए निकल गई। उनके जाते ही फिर बाजी जम गई। मीर साहब का फर्जी पिट रहा था। बोले थी, मैंने चाल चली ही नहीं थी। मिर्जा बोले, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। दोनों एक दूसरे पर धांधली का आरोप लगाने लगे। आरोप धीरे धीरे बाप दादाओं पर लगने लगे। मीर ने कहा कि आपके पूर्वज तो शतरंज नहीं बल्कि घास छीलते थे। मिर्जा कहने लगे कि तुम्हारे पूर्वज, जो तुम्हारे पुरखे गजुद्दीन के यहाँ बावर्ची थे। इस पर मिर्जा ने उसे दो दो हाथ करने की चेतावनी दे दी। दोनों विलासी थे पर कायर नहीं थे। दोनों ने तलवार संभाल ली। दोनों जख्म खाकर गिर पड़े। वहीं तड़पते तड़पते जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने अपने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राणों की कुर्बान कर दिया। तो यहाँ देखा जाए, मैंने आपको जो है यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसको मैंने अपने शब्दों में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी यहाँ पर। तो देखा जाए, कहानी वैसे देखा जाए काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैंने आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है कि दोनों दोस्तों में किस तरह से जो देखा जाए शतरंज की लत है, जो शतरंज खेलने की जो लत है, जो कोई भी खेल हो उस खेलने की जो लत है इंसान को कहते हैं कि जो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये देखा जाए मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अब बारी है हमारे यहाँ पर जो है इससे जुड़े हुए हमारे यहाँ पर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए सबसे पहले हम जो है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो जो सवाल बनता है वो बनता है आपका यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अंग्रेज शासकों का दमन, भारतीय शासकों का पतन, शतरंज के खेल का महत्व, ये हारने वाले खिलाड़ियों का द्वेष। क्या बनता है? भारतीय शासकों का पतन कैसे हुआ इस खेल की वजह से, ये दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है, मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति
प्रतिकार की भावना आती जा रही थी, क्योंकि वे उनके कट्टर शत्रु थे। वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। उनकी बेगम ने उन्हें भड़काया था, उन्हें सिपाही उकसाते थे। तो क्या बनता हमारा पर वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पशुमतीन की। पशुमतीन में अक्सर कहा जाता है वाइज अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वे उनसे ईर्ष्या करते थे। वे अंग्रेजों के समर्थक थे। शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था, उन्हें अंग्रेजी फौज में डर लगता था। तो आसान सा हमारा जवाब बनता है शतरंज का बादशाह उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमाचार की। पश्चिमाचार में से कहा जाता है शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य है। तो जो शतरंज खिलाड़ी कहानी जब हमने पढ़ी है, समझी है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? शतरंज के खेल के प्रति विरक्ति प्रकट करना, मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना, गुलामी कारणों के प्रति सचेत करना, व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना। तो ये हमारा बनता है गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, कि अगर देखा जाए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में ना रहते, अपने खेल में ना रहते और उसमें ना रहकर बल्कि अंग्रेजों से मुकाबला करते, तो शायद कहते हैं कि जो भारत गुलाम नहीं बनता, लखनऊ गुलाम नहीं बनता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में आपसे कहा जाता है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। इस संवाद से बेगम साहिबा के किस विशेषता का पता लगता है? घृणा का, निराशा का, बौखलाहट का, क्रोध का? क्या बनता है? बौखलाहट। क्योंकि कई बार कहते हैं कि जो यहाँ पर मीर और मिर्जा साहब जो भी है, ये दोनों क्या है कि अपना खेल में इतना लत जाते थे कि दोनों की जो बीवियाँ थी इनसे नाराज रहती थी। तो जो नाराज होके जो बेगम ने कहा था कि ले जाकर खाना सिरों पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है शतरंज का खेल खेलने का लाभ मीर और मिर्जा क्या बताते थे, कि उन्होंने क्या कहा कि शतरंज खेल क्या फ़ायदा पहुंचाता है? तो मीर और मिर्जा का मानना था कि शतरंज के खेलने से क्या होती है? बुद्धि तेज होती है। ये इनकी गलत फहमी थी। तो जो बताते थे कि हाँ, वो इस तरह खेल करने से इनकी बुद्धि तेज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। शतरंज खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जो यहाँ पर हमने कहानी पढ़ी है शतरंज के खिलाड़ी, इसके माध्यम से जो हमारे मुंशी प्रेमचंद है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितना मीर और मिर्जा अपना दिमाग शतरंज खेलने में लगाते हैं, उतना अगर देश के बचाव में लगाते तो ये कभी गुलाम कभी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है शतरंज खिलाड़ी कहानी में प्रजा की स्थिति को किस प्रकार बताया गया है? तो यहाँ देखा जाए हमारे पास शतरंज खिलाड़ी में कहानीकार ने बताया है कि किसानों से कर के रूप में अर्जित धन, यानी कि जो यहाँ पे किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, नवाब के भोग विलास पर खर्च किया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 जोर सवाल है कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होगा का आशय क्या है? कि दोनों दोस्त है मीर और मिर्जा, जब वो अपना शतरंज खेलने में लग जाते हैं तो उन्हें देश दुनिया के कोई खबर नहीं रहती, उन्हें बस ध्यान रहता है सिर्फ शतरंज। तो ये उनकी क्या एकाग्रता। इस वाक्य में मीर और मिर्जा की शतरंज के प्रति दीवानगी बताई गई है। खेलने में इतने एकाग्र होते हो जाते हैं जितना कि कोई साधु सन्यासी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने उन्हें देखा जाए इतनी उनके अंदर गंदी लत लग जाती है खेलने की कि वो एक दूसरे को जान से मार देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 में आपसे कहा जाता है शतरंज, गंजीफा, ताश आदि खेलने के प्रति लोगों की क्या धारणा थी? बहुत आसान है। शतरंज, गंजीफा, ताश आदि खेलने के प्रति लोगों की धारणा थी कि इसे खेलने से क्या होती है? बुद्धि तेज होती है। ये इनकी गलत धारणा थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 में आपसे कहा जाता है मिर्जा सज्जाद अली और रोशन अली को धन अर्जित करने की क्यों चिंता नहीं थी? यहाँ देखा जाए मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों को काम धंधा करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या थे? खानदानी अमीर थे, विरासत में मिला पैसा था। तो मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को धन अर्जित करने की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, यानी कि देखा जाए पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी थी जिस पर वो अपना ऐशो आराम से अपने रहते थे।
तो उन्हें टेंशन ही नहीं थी कि कहते हमें कोई पैसा वैसा कमाना है। तो उनके पास क्या थी, मौरूसी जागीरें थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न 13 में से कहा जाता है, मोहल्ले के नौकर चाकर शतरंज खेल के बारे में क्या कहते थे। मोहल्ले के नौकर चाकर इस खेल को मनुष्य बताया करते थे। कहते थे कि ये घर को तबाह कर देता है, ये खेल घर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 में से कहा जाता है, मिर्जा की बेगम की इस खेल के बारे में क्या धारणा थी। तो जरूरी सवाल है, मिर्जा की जो बेगम थी वो इस खेल के बारे में क्या कहती थी। मिर्जा की बेगम को इस खेल में बहुत द्वेष था। इसी कारण वह अक्सर खोज खोज कर अपने पति को लताड़ा करती थी, उन्हें डांटती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में से कहा जाता है, बेगम के सरदर्द होने पर मिर्जा क्यों नहीं घर के भीतर आए। तो मिर्जा उस समय मीर साहब के साथ शतरंज खेलने में रमे हुए थे, इसलिए उन्हें बुलाने पर भी उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें डर था इस बात का कि उनके जाने पर जो है उनकी जो जो घर है, जो एक तरह से जो शतरंज है, जो प्यादे हैं, उनके जो घर ना बदल दी जाए, उनकी पोजीशन ना बदल दी जाए। तो उन्हें इस बात का डर था, उन्हें हारने का डर था, जिस वजह से गलते कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 16 की, जो कि जरूरी सवाल बनता है आपका यहाँ पर, मीर के घर कौन और क्यों उन्हें पूछने के लिए आया। मीर के घर बैठकर जब शतरंज खेल रहे थे, जो मिर्जा यहाँ पर जो देखा जाए घर में बैठ के अपना शतरंज खेल रहे थे, तभी एक दिन वहाँ बादशाही फौज अफसर उन्हें मीर को पूछते हुए वहाँ पे आ पहुँचा। मीर साहब के तो होश ही उड़ गए। घर के दरवाजे से नौकर से कहलवा दिया कि घर पर नहीं है, पर वह कल फिर आने की बात कहकर चला गया। पूछने पर पता चला कि उन्हें सेना में भर्ती करना है। तो उन्हें यह डर था कि अगर सेना में भर्ती हो गए तो फिर वो शतरंज वो खेल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में ऐसा कहा जाता है, मीर और मिर्जा ने गोमती के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय क्यों लिया। जरूर सवाल है आपके लिए। तो एक दिन मीर साहिब के घर एक बादशाही फौज का अफसर उन्हें अपने साथ लेवा लाने के लिए आया। इससे डर कर दोनों दोस्तों ने गोमती के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया, ताकि उस जगह के बारे में किसी को ना पता चलेगा कि वो जो दोनों दोस्त हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, और वहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और अपने आराम से वो बिना किसी टेंशन के वहाँ पर वो खेल सकते हैं। तो इसलिए करते वो बिना किसी को बताए चुपचाप सुबह सुबह अंधेरे में चले जाते थे और रात के अंधेरे में वापसी करते थे, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि दो व्यक्ति जा कहाँ रहे और कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।